हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शाखा स्टडी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं डीएसएसबी 2026 के लिए जो हमारे जनरल पेपर के प्रैक्टिस सेट्स की सीरीज चल रही है। उसमें आज हमारा 40वां प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले 39 प्रैक्टिस सेट्स हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। जैसा कि आप जानते हैं, इनकी इन प्रैक्टिस सेट्स में हम टोटल 50 क्वेश्चंस करते हैं, जिसमें हर सब्जेक्ट के आपके 5 क्वेश्चंस होते हैं। ये वही 5 सब्जेक्ट हैं जो आपके डीएसएसबी के जनरल पेपर में पूछे जाते हैं। जीएसएसबी का जो पेपर होता है उसमें आपके जनरल पेपर में टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें हर सब्जेक्ट के 20 क्वेश्चन होते हैं। लेकिन हमने इन प्रैक्टिस सेट्स में ओनली 50 क्वेश्चंस लिए हैं, यानी कि हाफ बिल्कुल लिया है। और हर सब्जेक्ट के भी आप हाफ कर दिए हैं, यहाँ पर 10 क्वेश्चंस लिए हैं, जिससे कि आपके जो पांचों सब्जेक्ट हैं वो यहाँ पर रिवाइज भी हो जाए और जो टाइम है वो भी यहाँ पर ज़्यादा ना लगे। कोशिश हमारी ये रहेगी कि ये 50 क्वेश्चन 60 मिनट से पहले पहले ही हो जाए, या फिर 60 मिनट के अराउंड ही एक दो मिनट आगे पीछे ये कंप्लीट हो जाए। अगर आपने बाकी प्रैक्टिस सेट्स नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप सभी प्रैक्टिस सेट्स को देख सकते हैं और अपना अपना रिव्यू हमें दे सकते हैं कि ये प्रैक्टिस सेट आपको पसंद आ रहे हैं या नहीं, या जो भी आपका सजेशन है वो हमें कमेंट में बता सकते हैं। तो पहले चलते हैं अपने फर्स्ट सेक्शन पर, जो है आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी। इसके आपको यहाँ पर 10 क्वेश्चंस करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, इन द फॉलोइंग नंबर पेयर। इसमें आपको बताना है कि एक्स और वाई की जगह पर क्या हम रखें कि ये जो इस साइड में जो आपका पैटर्न बने वो इस साइड में भी आपका पैटर्न फॉलो हो जाए। सिंपली बात ये है, इसको पढ़ने की कोई ज़रूरत आपको नहीं है। तो यहाँ पर देखिए क्या पैटर्न यहाँ पर फॉलो हो रहा है हमारा। ये एक 124 है और ये आपका 33 है। तो अगर हम 40 से 124 पर जाना चाहें, यानी एक्स की जगह हमें कुछ रखना है और यहाँ वाई की जगह कुछ रखना है। 40 से हम अगर 124 पर जाना चाहें तो देखिए 40 ये लगभग कितना है, ये 3 गुना है। 40 दिया 120 होता है, ठीक है। और 120 में हम यहाँ पर अगर 4 ऐड कर देंगे तो 124 आ जाएगा। अब हम इसी इसी रूल को, इसी पैटर्न को 33 में लगाते हैं। तो 33 में अगर हम 3 की मल्टीप्लाई करें तो ये आपका 99 होता है, और 99 में फिर हम यहाँ पर 4 ऐड करेंगे तो ये आपका 103 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 103 नहीं, 101 है, तो 40 से ये हमारा यहाँ पर काम नहीं बनेगा। इसी तरह हम यहाँ पर 42 से अगर देखें तो 42 से अगर हम देखेंगे तो 42 इंटू 3 यहाँ पर करना पड़ेगा। तो 3 टू जा 6, 3 4 जा 12, 126 आपका बन रहा है, तो यहाँ पर हमें -2 करना होगा। इसी तरह से 33 है आपका यहाँ पर, तो 33 3 जा 99 है। 99 में से हम 2 माइनस यहाँ पर करेंगे तो आपका कितना, सॉरी यहाँ पर क्या है हमारा, हाँ 33 है यहाँ पर, तो 33 में ही लगना है हमारा, क्योंकि y की जगह पर 30, सॉरी जहाँ जो पहला है वो आपका 33 है। तो 33 99 -2 97 आएगा, लेकिन यहाँ पर भी आपका 101 है, यानी कि यहाँ भी पैटर्न हमारा फॉलो नहीं हो रहा है। अब देखते हैं कि पैटर्न फिर हमारा फॉलो होगा कहाँ पर। थर्ड वाले में अगर देखें तो 41 का 3 टाइम अगर करते हैं, 41 का 3 टाइम अगर हम करते हैं तो ये आता है आपका 3 1 2 3 आता है, ठीक है। इसमें +1 हमने कर दिया। अब हम यहाँ पर अगर 33 का 3 टाइम करते हैं तो फिर 99 आएगा, और +1 करेंगे तो आपका 100 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर 99 है, तो ये वाला भी आंसर हमारा नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 4 बचा है, वही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए कैसे होगा। ऑप्शन नंबर 4 में आपका क्या है, ऑप्शन नंबर 4 में आपका x 41 दिया है, तो 41 इंटू 3 हमें सीधा सीधा लगाना है, क्या आ जाएगा 123 आ जाएगा। +1 किया तो 124 आ गया, ठीक है। तो पहला वाला हमारा कंप्लीट हुआ। दूसरा है 33, तो 33 में हम यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 99 और +1 करेंगे तो आपका 100 आ जाएगा। यहाँ पर आपका 100 है, यहाँ पर 41 है, तो बिल्कुल सही आंसर जो होगा वो आपका 4th वाला हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर क्लस्टर। आपको बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। नंबर वाले में हमने आपको बताया था, जिसमें भी आपको नंबर दिखाई दे पहले नंबर से देख लेना है। तो नंबर से अगर आप देखेंगे तो 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25 आएगा, ठीक है। तो 20 वाले दोनों ऑप्शन हमारे यहाँ पर गलत हो जाते हैं। अब या तो आपका थर्ड वाला आंसर होगा या तो फोर्थ वाला होगा। तो अब क्या करते हैं, कोई सा भी एक एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। कोई सा भी एक, ए से देखिए ई पर आए, यानी कि A1 है, E5 है, +4 हुआ। ई से फिर यहाँ पर आ गए 9 पर, तो यहाँ +4, यानी सब में +4 हो रहा है। एम में भी यहाँ पर +4 करेंगे, तो एम में एम आपका कितना है, एम आपका यहाँ पर 13 होता है, तो 13 में +4 जब करेंगे तो ये आपका 17 आएगा। 17 आपका होता है क्यू, तो क्यू से जो भी स्टार्ट है वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये वाला आपका गलत होगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका ये रहा, व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। यहाँ भी आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। तो देखिए यहाँ पर कोई स्क्वायर या क्यूब तो हमें नहीं दिख रहा है, तो सीधा सीधा हम यहाँ पर क्या लेंगे, डिफरेंस लेंगे। 53 से 66 पर जब चलते हैं तो ये आपका 13 का डिफरेंस है। आगे 66 से 83 पर चलेंगे तो ये आपका यहाँ पर देखिए 6 7 13, तो ये आपका 17 का डिफरेंस यहाँ पर है। आगे चलते हैं तो ये देखिए 17 और 4 ये आपका कितना हो जाएगा, 21 का डिफरेंस है। आगे चलते हैं तो फिर आपका ये 4 5 9 और ये 25 का डिफरेंस है, ठीक है। इस तरह से जब हमें आगे चलना पड़ेगा, देखिए डिफरेंस में कितना डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है, तो 25 और 4 29। आगे हमें 29 का डिफरेंस यहाँ पर लेना पड़ेगा, यानी कि 129 में हमें 29 और ऐड करना होगा, तो हमारा आंसर जो है आ जाएगा। तो 9 और 9 18 होगा, यानी कि यूनिट डिजिट आपका 8 आएगा, 158 करेक्ट आंसर हो जाएगा।
तो यहाँ पर क्या था आपका डिफरेंस जो था, डिफरेंस का डिफरेंस जो था वो 4 था, तो उसी को हमने यहाँ पर अप्लाई कर दिया है। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने ये रहा। ये जो क्वेश्चन है आपका ये इन वर्ड्स पर रिलेटेड है, ठीक है। तो इसमें क्या कहा है इसने, यदि प्रत्येक शब्द में प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके ठीक बाद आने वाले अक्षर में बदल दिया जाए तो इस प्रकार बने कितने अक्षर समूहों में कम से कम 2 स्वर होंगे। इन ईच ऑफ द वर्ड्स ईच कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट की बात हो रही है सिर्फ, यहाँ पर वोवल की बात ही नहीं की इसने, इज चेंज टू द लेटर इमीडिएटली फॉलोइंग इट, यानी कि कॉन्सोनेंट में +1 करना है और +1 करने के बाद हमें ये देखना है कि इनमें से कितने वर्ड्स ऐसे हैं जिनमें कम से कम 2 वोवल आपके आते हैं। तो हमने आपको क्या बताया था वोवल के बारे में, ए ई आई ओ यू। अगर कॉन्सोनेंट में +1 करना होता था तो हम यहाँ पर क्या करते थे, बी एफ जे पी वी ये होता था। तो हम इनको देख लेते, जब -1 करना होता था तो हम इनको देख लेते हैं कि अगर ये है हमारा तो -1 करने पर हमारा क्या है वो वाला आ जाएगा। अगर ये नहीं है, अगर यहाँ पर प्लस की बात कह रही है तो इससे पहले हमने क्या करेंगे, जेड, ई से पहले आपका यहाँ पर क्या आ जाता है, ई से पहले आ जाता है आपका डी, आई से पहले आपका क्या आ जाता है एच, और ओ से पहले आपका एन, और यू से पहले आपका यहाँ पर टी आ जाता है। तो जो भी जिस भी वर्ड में हमें ये दिखाई देगा तो इसमें +1 करने के बाद हमारा वोवल आ जाएगा, तो उसको हम कह देंगे कि वो हमारा क्या है, उसमें 2 वोवल हमारे यहाँ पर आ सकते हैं। तो देखिए इनको यहाँ पर अब एनालाइज़ करते हैं। तो क्या ZDHNT क्या किसी में है, ZDHNT, तो देखिए एन आपका इसमें है, ठीक है, यानी कि एक वोवल इसमें पहले से है, एन के बाद एक बढ़ा देंगे तो ओ, तो एक तो ये हो गया आपका। दूसरा टी, टी जो है, टी के बाद आपका यू आता है, तो एक आपका वोवल इसमें टी से आ जाएगा और एक आपका यू ऑलरेडी इसमें है, PIN। देखिए एन जो है आपका, एन से एन के बाद आपका ओ आएगा और आई इसमें ऑलरेडी है। तो ये 3 हमें ऐसे मिल गए हैं अभी तक जिनमें 2-2 वोवल हो जाएंगे अगर हम कॉन्सोनेंट को +1 कर दें, एक स्थान आगे बढ़ा दें। अब यहाँ पर देखिए इसमें ए है, आर है और एम है, तो आर और एम यहाँ पर नहीं है, इसका मतलब अगर एक आगे बढ़ाएंगे तो हमारा जो वोवल है वो नहीं बनेगा। तो यहाँ पर 3 वर्ड जो है वो ऐसे हैं जिनमें कम से कम 2 स्वर होंगे, ठीक है, 3 वर्ड ऐसे हैं, ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इन चीज़ों को आप याद रखेंगे तो आपका क्वेश्चन में जो है टाइम बच जाएगा, ठीक है। तो आप कोई भी ट्रिक बना के इनको याद कर सकते हैं। अगर कॉन्सोनेंट में प्लस कह रहा है तो आप इनको याद रखिए, और अगर कॉन्सोनेंट में माइनस कह रहा है तो आप इनको याद रखिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने ये रहा, 19 इज रिलेटेड टू 81 और 25 रिलेटेड टू 105। देखिए 19 जो है वो 81 से रिलेट है और आपका 25 जो है वो 105 से है। तो देखिए कहीं ना कहीं ये 4 गुना है, 25 चौके 100 और +5 हो रहा है। यहाँ पर देखिए 19 चौके 76, 76 और +5, हाँ बिल्कुल सही पैटर्न हमको यहाँ पर मिल गया है, इंटू 4 + 5, ठीक है, इंटू 4 + 5। यहाँ पर भी देखिए 25 चौके 100 और +5, यहाँ पर 105 आपका आ चुका है। तो यही हम इसमें लगा देंगे 47 इंटू 4 + 5, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबकी यूनिट डिजिट अलग है, अगर आप इसको सॉल्व पूरा नहीं करना चाह रहे हैं तो यूनिट डिजिट से करें। 4 7 28, 8 आएगा यूनिट डिजिट पर, +5, 8 5 कितना होता है 13, यानी कि यूनिट डिजिट पर जहाँ भी 3 होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। 193 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 है, सेलेक्ट दी ट्राइड। अच्छा, आपको बताना है कि जो पैटर्न इन दोनों में फॉलो हो रहा है वो इनमें से किस में फॉलो हो रहा है, बस आपको इतना बताना है। तो यहाँ पर हम चेक करने की कोशिश करते हैं। देखिए पहले पहले पर चलते हैं, जी आपका 7 है, आई आपका 9 है, के आपका 11 है, यानी कि कहीं ना कहीं आपको 2 प्लस हो रहा है, 2 का डिफरेंस देखने को मिल रहा है। यहाँ भी डेफिनेटली यही होगा, आई से के से एम, आई 9 है, के 11 है, एम आपका 13 है, तो आपको क्या है +2, पहले वाले लेटर में आपको +2 देखने के लिए मिल रहा है। सेकंड वाले की बात करें तो डी है, डी से आया आपका ई, डी से आया ई और ई से आया आपका एम, तो डी से ई, डी 4 है, ई 5 है और एम आपका 13 है। तो यहाँ पर +1 हो रहा है और यहाँ पर कितना हो रहा है आपका +8 हो रहा है, ठीक है, +1 और +8 हो रहा है। क्या यहाँ पर भी है, F 6 है, G 7 है, तो 6 आया, 7 आया, उसके बाद आपका 15 आया, तो यहाँ पर भी देखिए +8 +1 ये आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो हमें देखना है कि ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसमें हमें ये देखने के लिए मिलेगा। फर्स्ट लेटर में +2 तो देखिए के आपका 11 है, 11 से 13 आया, 13 से 15 आया, फर्स्ट लेटर आपका यहाँ पर हमें मिल गया है। अब सेकंड में देखते हैं, जे से आया आई, ठीक है, जे होता है 10 और आई होता है आपका 9, तो यहाँ -1 हो रहा है तो ये गलत हो जाएगा। तो फर्स्ट वाला तो आपका यहाँ पर आंसर नहीं होगा, सेकंड वाला चेक करते हैं। तो सेकंड में सबसे पहले आपका एल, ठीक है, तो एल होता है आपका 12, एल होता है आपका 12, फिर आता है आपका 14, पी होता है 16। तो देखिए यहाँ पर तो +2 हो रहा है फर्स्ट वाले में। क्या सेकंड वाले में +1 और +8 का कॉम्बिनेशन हमें देखने को मिलता है, आई होता है 9, जे होता है आपका 10, तो यहाँ पर तो +1 है। अब जे 10 है और आर आपका क्या है 18 है, तो देखिए ये हमें देखने के लिए मिल गया है, बिल्कुल सही हमारा यहाँ पर पैटर्न फॉलो हो रहा है। फर्स्ट वाले लेटर में +2 का है और सेकंड वाले लेटर से जो सेकंड वाले लेटर्स हैं उनमें पहले +1 और फिर +8 यहाँ पर हमें देखने के लिए मिल गया है। इसका मतलब जो सेकंड वाला है वही हमारा आंसर हो जाएगा, बाकी को चेक करने की हमें कोई जरूरत यहाँ पर नहीं है। ऑप्शन 2 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने ये रहा, यहाँ पर भी क्या है आपको बताना है कि 3 में कोई एक पैटर्न फॉलो हो रहा होगा और चौथे में वो पैटर्न नहीं फॉलो होगा। तो देखिए फटाफट से देखते हैं। देखिए वी से आया डब्लू,
ठीक है, वी से डब्ल्यू आया है, तो वी आपका 22 है, डब्ल्यू 23 है। तो पहले क्या करते हैं, हम पहले दो को ही देख लेते हैं। पहले दो में आपका क्या पैटर्न है, ओ आपका कितना होता है, ओ आपका 15 है, क्यू आपका 17 है। देखिए यहाँ पर +1 था, यहाँ पर +2 है, ठीक है। तो अगर दूसरे में हमें +1 या +2 जो भी मिलेगा वही हमारा क्या हो जाएगा, पैटर्न हो जाएगा। के आपका 11 है, एम आपका 13 है, जी आपका 7 है, आई आपका 9 है। तो देखिए सब में +2 है, पहले वाले में +1 है, यही डिफरेंट हो जाएगा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा वाला आपको चेक करने की यहाँ पर जरूरत भी नहीं पड़ी है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने ये रहा। यहाँ पर क्या है, 7 पीपल ए बी सी क्यू एक्स वाई एंड जेड आर स्टैंडिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ। यहाँ पर जो 7 लोग हैं वो एक रो में खड़े हैं और नॉर्थ को फेस कर रहे हैं। तो नॉर्थ हम हमेशा ऊपर मानते हैं, ठीक है। तो 7 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ठीक है। अब ये कह रहा है कि ए और सी के बीच ठीक ठीक 3 लोग खड़े हैं। तो जो जो पॉसिबिलिटी है वो हम यहाँ पर बनाते हुए चलेंगे। ए और सी के बीच में इसने कहा कि 3 लोग हैं, हमें नहीं पता कि पैटर्न आपका ये पॉसिबिलिटी ये होगी या सी इधर होगा और ए हमारा यहाँ होगा। देखिए दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब चलते हैं आगे। क्यू एंड ए आर इमीडिएट नेबर्स ऑफ एक्स। क्यू एंड, अच्छा एग्जैक्टली ए एंड सी, क्यू एंड ए जो है वो इमीडिएट नेबर है एक्स के। तो देखिए ये यहाँ पर क्या हो सकता है आपका कि ए एक्स क्यू हो या फिर क्यू एक्स ए हो, ठीक है। यानी कि हम ए के पास में एक्स लगा सकते हैं, फिर क्यू, और फिर या फिर यहाँ पर भी ऐसे, या इधर इस साइड में भी इसको लिख सकते हैं। लेकिन इसमें देखिए 4 पॉसिबिलिटी बन रही है, तो हम चारों को लेकर नहीं चलेंगे, हम एक स्टेप आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। हो सकता है कि ये हमारा क्लियर यहाँ पर हो जाए। तो एक्स के नेबर हमने यहाँ पर बना दिए, या तो ए क्यू एक्स होगा या ए एक्स क्यू या क्यू एक्स ए होगा। आगे क्या है, नन स्टैंड टू द राइट ऑफ क्यू, कोई भी क्यू के राइट में नहीं है। देखिए चीज़ यहाँ पर एकदम क्लियर हमारी हो चुकी है कि क्यू के राइट में कोई भी नहीं बैठा है या कोई भी नहीं खड़ा है। तो डेफिनेटली यहाँ पर क्या, क्यू हमारा कहाँ आ जाएगा, क्यू आपका यहाँ पर सबसे राइट में आ जाएगा, क्योंकि क्यू के राइट में और कोई नहीं है। अब क्यू के राइट में अगर कोई नहीं है, क्यू के राइट में अगर कोई नहीं है, तो ये वाली जो पॉसिबिलिटी है वो हमारी खत्म हो जाती है, क्योंकि क्यू के राइट में हम किसी को भी नहीं बैठा सकते। अब हमारी पॉसिबिलिटी क्या है, एकमात्र पॉसिबिलिटी यही बची है, ठीक है। तो क्यू, अब देखिए इसने कहा कि क्यू और ए जो है वो एक्स के नेबर है। तो एक्स का नेबर है, इसका मतलब एक्स आप यहाँ, एक्स आपका यहाँ जाएगा, और ए भी जो है वो एक्स का नेबर है, तो ए आपका यहाँ जाएगा। अब ये हमारी क्या पॉसिबिलिटी जो है, देखिए अब ये वाली पॉसिबिलिटी जो है ये भी हमारी यहाँ पर खत्म हो चुकी है। क्यों खत्म हो चुकी है, क्योंकि ए के इस साइड में अब हम और लोगों को नहीं बिठा सकते हैं। यानी कि इसने कहा कि ए और सी के बीच में 3 लोग हैं, तो यहाँ पर सिर्फ 2 ही लोग हैं। तो अब हमको इस साइड में ये लोग बिठाने होंगे। अब देखिए ए और सी वाली कंडीशन को हम यहाँ पर फिट करते हैं, इस वाली कंडीशन को, ठीक है। अब ए के बाद हम 3 लोग छोड़ते हैं और सी को बिठा देते हैं। तो 1 2 3 को छोड़ा, सी हमारा यहाँ आ गया, सी हमारा सबसे कोने पर आ चुका है। अब यहाँ पर देखते हैं आगे इसने क्या कहा है। आगे इसने कहा है कि ओनली जेड स्टैंड्स बिटवीन बी एंड सी, बी एंड सी के बीच में सिर्फ जेड है। तो बी और सी के बीच में सिर्फ जेड है, तो सी आपका यहाँ है, तो बी आपका यहाँ हो जाएगा और इनके बीच में जेड आ जाएगा। अब एक बचा है, उसको हम यहाँ पर बैठा देंगे। एक ही प्लेस बचा है और एक ही यहाँ पर पीपल बचा है, पर्सन बचा है। तो वो कौन बचा है, ए बी सी क्यू एक्स वाई जेड। तो वाई आपका यहाँ पर बच गया है, तो वाई आपका यहाँ जाएगा। अब इसने पूछा क्या है क्वेश्चन, इसने कहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स डज नॉट बिलोंग टू द सेम ग्रुप। अच्छा यहाँ पर कुछ अब हमें ग्रुप दिया है, ए और एक्स, ए और एक्स, यानी कि ए और एक्स पास पास में है। वाई और सी, वाई आपका यहाँ है और सी आपका अलग, यानी कि ये दोनों दूर हो गए। बी और वाई की अगर बात करें तो देखिए बी और वाई भी पास पास में है। एक्स और क्यू की बात करें तो एक्स और क्यू भी आपका एडजेसेंट है, मतलब बिल्कुल एक दूसरे के पड़ोसी हैं। लेकिन वाई और सी जो है वो आपका यहाँ पर अलग हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों आपके दूर दूर हैं। तो आंसर जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, वाई और सी ही आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने ये रहा। टाउन एल इज टू द साउथ ऑफ टाउन एम। ये कह रहा है कि टाउन एल जो है, टाउन एल जो है वो साउथ में है टाउन एम के साउथ में, यानी कि एम ऊपर हो जाएगा और ये इसके साउथ में नीचे एल हो जाएगा। टाउन एन इज टू द ईस्ट ऑफ टाउन एल। टाउन एन जो है वो एल के ईस्ट में है, तो एल का ईस्ट इधर होता है, तो एल के ईस्ट में कौन है आपका, टाउन एन है, टाउन एन है, ठीक है। अब इसने कहा है कि टाउन पी इज टू द वेस्ट ऑफ टाउन एन। अब टाउन पी जो है वो एन के वेस्ट में है, तो एन के वेस्ट में देखिए यहाँ भी हो सकता है और यहाँ भी हो सकता है। तो हम दोनों पॉसिबिलिटी लेकर यहाँ पर चलते हैं, ठीक है, क्योंकि वेस्ट तो एन का इधर ही है, यहाँ भी हो सकता है यहाँ भी हो सकता है, तो दोनों में हम यहाँ पर बना के चलते हैं। तो हमने मान लिया, क्या मान लिया कि पी आपका या तो यहाँ है या तो आपका पी यहाँ है। अब देख लेंगे आगे कंडीशन में क्लियर हो जाएगा कि कहाँ पर है। तो अब इसने क्या है कि टाउन क्यू इज टू द नॉर्थ ऑफ पी। टाउन क्यू जो है वो पी के नॉर्थ में, पी के नॉर्थ में मतलब ऊपर है कहीं ना कहीं। टाउन क्यू जो है वो नॉर्थ में मतलब ऊपर है। अब इसने कहा है कि टाउन एम इज टू द नॉर्थ वेस्ट ऑफ क्यू। टाउन एम जो है वो क्यू के नॉर्थ वेस्ट में है। तो क्यू के नॉर्थ वेस्ट में होने का मतलब क्या है, नॉर्थ इधर है और वेस्ट इधर है, तो यानी कि ये इसके यहाँ पर है। अब देखिए यहाँ से एक चीज़ क्या क्लियर हुई, एक चीज़ तो ये क्लियर होगी कि पी जो होगा वो हमारा यहाँ पर नहीं होगा। यहाँ पर होता तो फिर ये देखिए नॉर्थ ईस्ट में होता, ठीक है।
अब ये इसने नॉर्थ वेस्ट में बोल दिया है, तो ये जो पॉसिबिलिटी हम लेकर चल रहे थे इधर वाली एल के बाद वाली, ये हमारे यहाँ पर खत्म हो जाती है। अब इसने कहा है कि जो एम है वो क्यू के नॉर्थ वेस्ट में है, तो क्यू जो होगा वो आपका यहाँ ऊपर नहीं होगा, यानी एम के बिल्कुल सीध में नहीं होगा, वो कहीं ना कहीं नीचे होगा। क्यू आपका यहाँ होगा, अगर क्यू आपका यहाँ है तो यहाँ से हम डायरेक्शन देखेंगे तो एम जो है वो आपका नॉर्थ वेस्ट में आएगा। ठीक है, एम आपका नॉर्थ वेस्ट में आएगा। अब इसने क्या पूछा, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ टाउन पी विद रेस्पेक्ट टू एल, तो एल के रेस्पेक्ट में पी की जो पोजीशन है वो क्या है। तो यहाँ पर देखिए ये तो आपका सीधा सीधा क्या आ जाएगा, ईस्ट आ जाएगा। पी जो है वो एल के ईस्ट में है, तो ईस्ट आपका ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसकी इस झंझट से हम बच सकते थे अगर पहले ही हमने पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया होता। तो कई बार ऐसा होता है कि फालतू की जो चीज़ें दे रखी होती है लेकिन हमें उसकी क्वेश्चन में जरूरत ही नहीं होती, हमें सिर्फ इसने पी पूछा था, तो देखिए इसकी जरूरत थी हमें, क्योंकि अगर हम पी को यहाँ पर ले लेते, पी को अगर हम यहाँ पर ले लेते तो ये एल के वेस्ट में चला जाता, तो फिर आंसर हमारा गलत हो जाता। तो इसकी ज़रूरत थी लेकिन कम ज़रूरत थी, इसलिए यहाँ पर पी जो आ जाएगा हमारा ईस्ट यहाँ पर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 और रीजनिंग के लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये आपका एग्जाम वाला है कि किस डे किसका एग्जाम होगा। तो यहाँ पर देखिए हम सारे अपने 7 डेज बना लेते हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। अब जो जो ये कह रहा है बस उसी को देखते चलते हैं। इसने कहा है कि ओनली 3 पीपल हैव एग्जाम बिटवीन आई एंड डी, आई और डी के बीच में 3 लोगों का एग्जाम है। तो एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है और दूसरी पॉसिबिलिटी आपकी ये हो सकती है, बाद में क्लियर हो जाएगी, अभी हम इसको कहीं भी प्लेस नहीं कर रहे हैं। उसके बाद है ओनली 3 पीपल हैव एग्जाम बिटवीन बी एंड के। अब यहाँ पर देखिए बी और के बीच में भी 3 लोगों का एग्जाम है, तो यहाँ भी आपकी दो पॉसिबिलिटीज बन जाती हैं। जे हैज़ एग्जाम ऑन सम डे बिफोर डी, अच्छा जे का एग्जाम जो है वो डी से पहले है, जे का एग्जाम जो है वो डी से पहले है, डी से पहले है और एच से बाद में है। ठीक है, एंड सम डे आफ्टर एच, जरूरी नहीं है कि बिल्कुल एडजेसेंट हो, मतलब ये बिल्कुल एकदम नेक्स्ट टू, जैसे ये संडे में है तो ये मंडे में हो, ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि इसने बोल दिया है कि किसी दिन है। ओनली सी हैज़ एग्जाम बिफोर के से पहले सिर्फ और सिर्फ सी का एग्जाम है। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ एकदम क्लियर हो चुकी है कि हमारी जो ये वाली सिचुएशन थी बी और के वाली, इसको हम यहाँ पर लेकर चलेंगे। क्यों लेकर चलेंगे, क्योंकि इसने कहा कि के से पहले सिर्फ और सिर्फ एक का एग्जाम है, वो है आपका सी, तो सी को हम यहाँ पर बैठा देंगे। इसका मतलब ये है कि के का जो एग्जाम है वो संडे को है और सी का जो एग्जाम है वो सैटरडे को है, और दो छोड़कर फिर हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, यहाँ पर आपका बी आ जाएगा, क्योंकि इसने कहा था कि बी और के बीच में 3 लोग बैठे हुए हैं। अब देखिए अब इसने क्या कहा था, अब इसके बाद इसने क्या कहा है, अच्छा इसने कहा था कि ये एच जे डी वाली जो पोजीशन है इसको हम यहाँ पर एक बार पढ़ लेते हैं। जे हैज़ एग्जाम ऑन सम डे बिफोर डी एंड ऑन सम डे आफ्टर एच, तो एच के बाद था, ठीक है, एच के बाद था और मतलब एच के बाद था और डी से पहले था। एक मिनट, इसने कहा है कि बी और के बीच में 3 लोगों की परीक्षा है, जे की परीक्षा डी से पहले है, केवल सी की परीक्षा के से पहले है, केवल सी की परीक्षा के से पहले है, ओहो केवल सी की परीक्षा के से पहले है। तो देखिए ये आपका हमने गलत प्लेस कर दिया, एक मिनट, ये हमने सारा गलत प्लेस कर दिया है। इसको देखिए, इसने कहा है कि के की परीक्षा सी से पहले है, केवल सी की परीक्षा के से पहले है, तो सी की परीक्षा आपकी मंडे में होगी और के की परीक्षा आपकी यहाँ पर होगी। ठीक है, तो हमारा सिचुएशन ये वाली नहीं बल्कि ये वाली यहाँ पर सही होगी। कैसे, देखिए यहाँ पर के से पहले की बात हो रही थी, केवल एक की परीक्षा, अगर हमने के यहाँ पर ले लिया तो फिर तो सबकी परीक्षा के से पहले हो जाएगी, तो ये थोड़ी सी यहाँ पर मिस्टेक हुई थी, लेकिन अब हमने इसको करेक्ट यहाँ पर कर दिया है। अब देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, सी और सॉरी के और बी के बीच में 3 लोगों का एग्जाम था, तो 1 2 3 यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपका बी आ जाएगा, सैटरडे को आपका क्या बी आ जाएगा। अब देखिए क्या हुआ, सी के और बी हमारे यहाँ पर आ चुके हैं। अब एच जे डी की अगर बात करें तो एच जे डी को हम यहाँ पर कहाँ बिठा सकते हैं, तो एच जे डी को या तो हम एच जे डी यहाँ पर बिठाएंगे, ठीक है, या तो हम एच जे और डी को यहाँ पर बिठा सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों पॉसिबिलिटीज़ लेकर हम चलते हैं। उसके बाद क्या है, डी और आई वाली जो ये कहानी है, डी और आई के बीच में कितने लोग हैं, डी और आई के बीच में 3 लोग हैं, डी और आई के बीच में 3 लोग हैं। तो डी और आई के बीच में अगर 3 लोग हैं तो देखिए डी को हम यहाँ पर नहीं बैठा सकते हैं, क्योंकि 1 2 3, तो फिर ये सी की जगह पर आपका आई आना चाहिए, लेकिन वो नहीं आएगा, तो डी आपका यहाँ पर संडे में ही बिल्कुल सही होगा, 1 2 3, तो फिर हम यहाँ पर आई को बिठा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका एच जे डी जो है ये भी यहाँ पर हमारा फिक्स हो चुका है। अब देखिए सब हमारे फिक्स हो चुके हैं। मतलब सी की परीक्षा एम को है, के की ट्यूसडे को है।
आई की वेडनेसडे को है, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। अब इसने पूछा है कि आई के बाद कितने लोगों की परीक्षा है, तो आई आपका वेडनेसडे को है, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, 4 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर, आपके यहाँ पर 10 क्वेश्चन जो है वो रीजनिंग के कंप्लीट हो चुके हैं। अब चलते हैं अपने जनरल अवेयरनेस वाले सेक्शन पर, इसके भी हमको यहाँ पर 10 क्वेश्चन करने हैं। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच वन आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है। तो देखिए आर्टिकल 156, 163, 155 या फिर 162। तो इसका आंसर होगा आर्टिकल 155 यानी 155। आर्टिकल 155 कहता है कि किसी भी राज्य के, भारत के किसी भी राज्य का जो राज्यपाल होगा उसका अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। ठीक है, उसकी जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। उसके अलावा अगर बात करें आर्टिकल 156 की, तो आर्टिकल 156 में गवर्नर का जो टाइम पीरियड, जो कार्यकाल होगा उसकी बात यहाँ पर लिखी हुई है। ठीक है, बात करें अगर 162 की, आर्टिकल 162, तो आर्टिकल 162 में कार्यपालिका की शक्ति का जो एक्सपेंशन है, उसका जो विस्तार है उसके बारे में बात है। और आर्टिकल 163 में आपका जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है जो एडवाइस करेगी गवर्नर को, उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, यानी कि वो मंत्री परिषद जो गवर्नर को सलाह दे सकती है उसके बारे में आर्टिकल 163 में लिखा हुआ है। तो इस तरह से आंसर जो होगा वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका यहाँ पर थर्ड वाला होगा। आर्टिकल 155 कहता है कि गवर्नर की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने ये रहा। What was the unemployment rate in Indian according to PLFS 2021-22 रिपोर्ट। PLFS 2021-22 रिपोर्ट के अनुसार भारत में बेरोजगारी दर जो है वो क्या थी। ठीक है, तो PLFS क्या है, PLFS जो है वो आपकी क्या है, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। क्या है, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे ये है। इसकी रिपोर्ट के अनुसार भारत में जो बेरोजगारी दर थी 2021-22 में वो कितनी थी, 6.4, 7.1, 5.6 या फिर 4.1। तो वो थी आपकी 4.1। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये तो बात है 2021-22 की। अगर बात करें 2022-23 की, 2022-23 की, देखिए 21-22 तो बहुत पुराना हो गया, अब इसको तो पूछेगा नहीं। अगर बात करें 2022-23 की, तो यहाँ पर जो बेरोजगारी दर थी वो आपकी 3.2% थी। ठीक है, 21-22 में 4.1, 22-23 में 2.3, और अगर 23-24 की बात करें तो ये आपकी यहाँ पर कितनी थी, 23-24 में आपकी ये 3.2% थी, और 24-25 की अगर बात करें तो 24-25 में ये आपकी 4.9% थी। ठीक है, 4.9% थी। तो हमने आपको सारी यहाँ पर 21 से लेकर 25 तक सारी बता दी हैं। यहाँ पर आंसर आपका फोर्थ वाला करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच डायनेस्टी ओवरथ्रू द मौर्यन एम्पायर। किस राजवंश ने मौर्य साम्राज्य को उखाड़ फेंका था। तो इसके बारे में हमने पहले भी बात की है, पहले भी एक प्रैक्टिस सेट में ऐसा ही क्वेश्चन आया था आपका मौर्य राजवंश से रिलेटेड, उसमें हमने इसमें बात की थी। तो देखिए मौर्य राजवंश का जो पतन हुआ वो कब खत्म हुआ, जब पुष्यमित्र शुंग ने, किसने, पुष्यमित्र शुंग ने वृहद्रथ की हत्या करके, वृहद्रथ कौन था, मौर्यन एम्पायर का लास्ट शासक, आखिरी शासक था। ठीक है, जो मौर्यन एम्पायर का अंतिम शासक था वृहद्रथ की हत्या उसके सेनापति, ये कौन था, इसका सेनापति था, सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दी थी। और यहाँ से शुंग वंश की इसने स्थापना की और मौर्यन एम्पायर को यहाँ पर खत्म कर दिया था। ठीक है, मौर्यन एम्पायर ने लगभग 135 साल तक भारत में शासन किया और ये अब तक का सबसे बड़ा जो साम्राज्य है वो माना जाता है। जो अशोक थे, अशोक का नाम आपने जरूर सुना होगा। अशोक इसी मौर्यन एम्पायर के ही एक प्रतापी राजा थे, एक महान शासक थे। बात थोड़ी सी अगर हम यहाँ पर मौर्य वंश की करें तो मौर्य वंश की जो स्थापना की थी वो किसने की थी, ये हमने पिछली वीडियो में बताया था। मतलब जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आया था तो ये की थी आपकी चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने किसके साथ मिलकर, चाणक्य जिनको कौटिल्य भी कहा जाता है या विष्णुगुप्त भी उनका नाम था। ठीक है, तो इनके साथ मिलकर इनकी सलाह पर चंद्रगुप्त ने जो नंद वंश के शासक जिसका नाम था घनानंद को हराकर मौर्य वंश की स्थापना की थी। ठीक है, उसके बाद चंद्रगुप्त के बाद यहाँ पर क्या हुआ कि चंद्रगुप्त का जो पुत्र था बिंदुसार, चंद्रगुप्त के पुत्र बिंदुसार इसका शासक बना, और उसके बाद फिर अशोक का नंबर आया। ठीक है, अशोक के बाद अशोक के बेटे का नंबर यहाँ पर आया था। तो इस तरह से यहाँ पर मौर्यन एम्पायर चला और ये बहुत ही प्रतापी और बहुत ही ज़बरदस्त एक शासक रहे हैं मौर्य एम्पायर के। तो मौर्यन एम्पायर की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी चाणक्य की सहायता से, नंद वंश के शासक घनानंद को हराकर, और इन्होंने अपनी राजधानी आपकी क्या रखी थी, पाटलिपुत्र जिसे आज पटना के नाम से जानते हैं, जो बिहार की
जो आपका बिहार में पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम पता लगाएँ कि ये जो शासन था चंद्रगुप्त मौर्य का यानी कि मौर्य वंश का, स्टार्टिंग में वो कहाँ से शुरू हुआ? जो आपका पाटलिपुत्र वाला एरिया है यानी कि बिहार और यूपी के थोड़े-थोड़े एरिया से ये यहाँ पर स्टार्ट हुआ था। तो सबसे प्रतापी राजा आपका अशोक था। अशोक का पुत्र आपका कौन था? सॉरी, अशोक किसका पुत्र था? अशोक जो है बिंदुसार का पुत्र था और बिंदुसार जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। ठीक है? तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका शुंग वंश हो जाएगा। शुंग वंश राजवंश ने ही मौर्य साम्राज्य को यहाँ पर खत्म किया था। पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ की हत्या कर दी थी और शुंग वंश की स्थापना की थी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने ये रहा, व्हिच स्टेट इन इंडिया हैज़ द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ वुमेन इन लेबर फोर्स अकॉर्डिंग टू द पीएलएफएस। पीएलएफएस अभी पीछे भी क्वेश्चन आया है इससे रिलेटेड। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे 2019-20 में इसने पूछा है कि भारत के किस राज्य में श्रम बल में महिलाओं का प्रतिशत सबसे अधिक रहा? हिमाचल में, महाराष्ट्र में, केरल में या फिर तमिलनाडु में। तो यहाँ पर बात हो रही है क्या कि 2019-20 की। 2019-20 में जो सबसे ज़्यादा महिलाओं का प्रतिशत था वो था आपका हिमाचल की महिलाओं का। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद की जो रिपोर्ट आई है, इसके बाद जो लेटेस्ट रिपोर्ट है वो आपकी 2023-24 की है। 23-24 के बाद कोई भी रिपोर्ट अभी इसकी नहीं आई है, तो लेटेस्ट इसी को माना जाएगा। और इसमें महिलाओं की सबसे ज़्यादा जो भागीदारी है वो आपकी सिक्किम में देखने को मिली है। ठीक है, सिक्किम यहाँ पर सही हो जाएगा अगर 23-24 की ये बात आपसे करता है किसी भी क्वेश्चन में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, द ओरिजिन कोर ऑफ गुप्ता टेरिटरी ले इन विच पार्ट ऑफ इंडिया? गुप्त क्षेत्र का मूल केंद्र भारत के किस भाग में था? देखिए अभी अभी हमने जो मौर्य वंश वाली गुप्त अच्छा हाँ, मौर्य वंश वाली जो क्वेश्चन आया पीछे उसमें आपको बताया था कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जो नंद वंश के शासक घनानंद को हराकर अपनी राजधानी पाटलिपुत्र रखी थी। तो वो आपका कहाँ पर आ जाएगा? वो पाटलिपुत्र यानी बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश वाला जो एरिया है वहाँ पर आपका आ जाएगा, क्योंकि केरल तो बहुत दूर हो जाएगा, बंगाल उड़ीसा भी इसमें नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने ये रहा, व्हाट इज द टर्म एम्प्लॉयड बाय सिख टू डिनोट the practice of the continuous non-stop reciting of teaching from the Holy Guru Granth Sahib for as long as 48 hours during the celebration of birth of their Sikh Guru in Gurudwaras। सिखों द्वारा सिख गुरुओं के जन्मदिन के उत्सव के दौरान गुरुद्वारों में पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब की शिक्षाओं के 48 घंटे तक लगातार बिना रुके पाठ की प्रथा को दर्शाने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? होला मोहल्ला, पर्यूषण, अखंड पाठ या फिर कीर्तन। तो अखंड पाठ इसको कहा जाता है। 48 घंटे तक लगातार पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब की शिक्षाओं का यहाँ पर पाठ किया जाता है, तो इसको अखंड पाठ कहते हैं। होला मोहल्ला क्या है? तो होला मोहल्ला सिखों का एक सैन्य अभ्यास होता है। ठीक है, सैन्य अभ्यास। और पर्यूषण हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था, ये एक जैनों का त्यौहार होता है जिसको फेस्टिवल ऑफ फॉरगिवनेस कहते हैं, जिसको फेस्टिवल ऑफ फॉरगिवनेस यानी कि क्षमा का त्यौहार कहा जाता है। कीर्तन आप जानते हैं, जो जो भजन कीर्तन मतलब भजनों को गाया जाता है और तो उनको क्या है आपका कीर्तन यहाँ पर कहते हैं। तो आंसर जो होगा वो आपका अखंड पाठ यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी इन एन इकोनॉमी? एक अर्थव्यवस्था में धन का प्राथमिक कार्य क्या है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मीन ऑफ एंटरटेनमेंट, टेल कलेक्शन या फिर डेकोरेशन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ये क्वेश्चन पहले भी आया है, ये किसी न किसी प्रैक्टिस सेट में मुझे ध्यान आ रहा है कि ये हमने किया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फेस्टिवल सेलिब्रेटेड बाय मुस्लिम्स? निम्नलिखित में से कौन सा मुसलमानों द्वारा त्यौहार मनाए जाने वाला त्यौहार नहीं है? मिलाद उन नबी, ईद उल जुहा, ईद उल फितर या फिर मुहर्रम। तो देखिए देखा जाए तो चारों ही त्यौहार जो है वो इस्लाम धर्म से रिलेटेड है। ठीक है, इस्लाम धर्म से रिलेटेड है। मिलादुन नबी किसे कहते हैं? जिस दिन ये माना जाता है कि प्रॉफिट मोहम्मद जो थे, प्रॉफिट मोहम्मद का बर्थडे के तौर पर इसको मनाया जाता है। तो देखिए त्यौहार है तो ये भी है। ईद उल जुहा क्या है? ईद उल जुहा आपका जिसे बकरीद के नाम से जाना जाता है, बकरीद। ठीक है, और ईद उल फितर जो है जो आपकी मीठी ईद के नाम से भी जानी जाती है, यानी जब रमज़ान का महीना आता है, मुस्लिम लोग एक महीने का फास्ट रखते हैं, रमज़ान रखते हैं। उसके बाद जैसे ही रमज़ान एंड होता है तो अगले दिन आपकी क्या होती है? ईद होती है। उस ईद को ईद उल फितर कहा जाता है। और उसके लगभग 2 ढाई महीने बाद फिर ईद उल अज़हा यानी बकरीद मनाई जाती है। और मुहर्रम जो है, मुहर्रम की बात अगर करें तो मुहर्रम जो है देखा जाए तो इस्लामिक कैलेंडर में सबसे पहला महीना होता है मुहर्रम। ठीक है, और इसमें आपका आशूरा का दिन आता है, जिस दिन जो
हुसैन है, हज़रत हुसैन को दुश्मनों ने मार दिया था, कत्ल कर दिया था। तो देखा जाए तो मुहर्रम जो है वो खुशी का त्योहार नहीं है, और त्योहार की अगर हम बात करें तो त्योहार रिलेटेड होता है आपका खुशी के मतलब सेलिब्रेशन से। तो मुहर्रम का जो सेलिब्रेशन है वो एक खुशी के तौर पर नहीं होता है। तो हो सकता है कि इसका आंसर यहाँ पर 4 हो, ठीक है? वैसे सारे ही आपके इस्लाम धर्म में मनाए जाने वाले हैं। इसको गम में मनाया जाता है और इनको खुशी में मनाया जाता है। तो मनाए जाने वाले तो चारों ही मुसलमानों द्वारा हैं, लेकिन यहाँ पर क्योंकि नहीं पूछा है, तो हो सकता है कि इन तीनों में मतलब ये खुशी के त्योहार है और ये जो है खुशी का नहीं है। तो देखा जाए तो 4th वाला क्या हो जाएगा, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाउ आर द ड्रेनेज बेसिन इन इंडिया कैटेगराइज्ड बेस्ड ऑन साइज ऑफ देयर वाटरशेड। भारत में जल निकासी बेसिनों को उनके जल संभर के आकार के आधार पर कैसे वर्गीकृत किया जाता है? मेजर रिवर बेसिन, मीडियम रिवर बेसिन एंड माइनर रिवर बेसिन, या फिर हिमालयन रिवर बेसिन, पेनिनसुलर, या फिर आपके कोस्टल। तो देखिए इसका सही आंसर आपका फर्स्ट वाला ही हो जाएगा। प्रमुख नदी बेसिन, मध्य नदी बेसिन और लघु नदी बेसिन। ये तीन आपके क्या है, आकार इसके होते हैं। आकार के आधार पर वर्गीकृत इन 3 प्रकारों में किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आप और जीएस का लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हिस्टोरिक माइलस्टोन इज इसरो एमिंग टू अचीव विद द मंगलयान 2 मिशन। मंगलयान 2 मिशन के साथ इसरो निम्नलिखित में से कौन सा ऐतिहासिक मील का पत्थर हासिल करने का लक्ष्य रख रहा है? लैंड अ रोवर एंड हेलीकॉप्टर ऑन मार्स, इंडियाज फर्स्ट स्पेस स्टेशन, फर्स्ट इंडियन मिशन टू जुपिटर, फर्स्ट इंडियन रोवर ऑन दी मून। तो देखिए मून और जुपिटर तो वैसे ही नहीं होगा क्योंकि इसमें नाम ही मंगल आ रहा है, तो मंगल यानी कि ये मंगल पर आपका भेजना है। क्या भेजना है? मंगल पर एक रोवर और एक हेलीकॉप्टर को उतारना, ये आपका इसका लक्ष्य है। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपके जीएस के यहाँ पर 10 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन मैथमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी पर। इसके भी हमको यहाँ पर 10 क्वेश्चंस करने हैं। देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, अ मैन डिसाइड टू ट्रेवल 72 किलोमीटर इन 8 आवर्स। एक व्यक्ति ने 72 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में आंशिक रूप से पैदल और आंशिक रूप से साइकिल से तय करने का निर्णय लेता है, ठीक है। 8 आवर्स पार्टली बाई फुट एंड पार्टली ऑन दी बाइसिकल। इफ हिज स्पीड ऑन फुट इज 8 kmph एंड ऑन बाइसिकल 16 kmph, हाउ मच डिस्टेंस वुड ही ट्रेवल ऑन फुट। तो कितनी डिस्टेंस उसने जो है पैदल यात्रा की थी, कितनी दूरी तय करेगा। तो देखिए यहाँ पर सीधा सीधा इस क्वेश्चन का हम यहाँ पर आंसर कैसे करेंगे। हमने मान लिया कि वो साइकिल से दूरी जो है वो टी दूरी तय करेगा, ठीक है। हमने मान लिया वो टी दूरी तय करेगा, सॉरी हाँ वो टी दूरी जो है मतलब पैदल जो है वो टी घंटे तक चलेगा, क्योंकि घंटे हमें नहीं पता है कि वो कितने घंटे दूरी तय करेगा। और अगर टोटल यात्रा उसकी 8 घंटे की है, तो जितने मान लीजिए पैदल वो टी दूरी तय कर रहा है, तो साइकिल से कितनी करेगा? साइकिल से वो 8 में से टी को घटा देंगे तो उतनी दूरी तय करेगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने माना कि उसको टोटल 8 घंटे की दूरी तय करनी है। टी मान लें हम कि वो 3 घंटे पैदल तय करता है, तो 8 घंटे जो साइकिल से करेगा वो 8 में से 3 यानी कि 5 घंटे तय करेगा। तो इसलिए हमने यहाँ पर टी माना है, तो साइकिल से क्या हो जाएगा आपका 8 माइनस टी हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास फॉर्मूला है क्या, हमारे पास फॉर्मूला है डिस्टेंस निकालने का। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। स्पीड हमें यहाँ पर दे रखी है, पैदल से जब वो चलता है, पैदल चलता है तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा, और जब वो साइकिल से चलता है तो 16 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है। तो डिस्टेंस आपकी कितनी हो जाएगी, जब वो पैदल चलेगा तो उसकी 8 इंटू टी होगी, ठीक है, यानी कि टी टाइम और 8 उसकी स्पीड। और क्योंकि हमें यहाँ पर टोटल डिस्टेंस चाहिए, तो जब वो साइकिल से चलेगा तो 8 माइनस टी, तो क्या होगी उसकी जो टाइम होगा और जो स्पीड है वो यहाँ पर आपकी 16 हो जाएगी। तो ये हमारी यहाँ पर टोटल डिस्टेंस आ जाएगी। और टोटल डिस्टेंस की अगर बात करें तो वो है कितनी हमारी 72 है, तो 72 इज इक्वल टू ये पूरा हो जाएगा। तो 8t प्लस 16 अट्ठे 128 माइनस 16t आ जाएगा, ठीक है। 16t ये मतलब 8t हो जाएगा, इधर आएगा ये 8t और ये 128 में से हम यहाँ पर 72 माइनस करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा 6 और 56 बचेगा, यानी कि 8t इज इक्वल टू 56 हमारे यहाँ पर बचेगा। अब हम यहाँ पर देखिए हमें निकालना क्या था, हमें यहाँ पर निकालना क्या था, हमें निकालना था कि पैदल वो कितनी दूरी तय करेगा। तो पैदल वो आपका कितनी दूरी तय कर, देखिए 8t ही ये दूरी यहाँ पर तय कर रहा है, 8t, क्योंकि 8 उसकी क्या है स्पीड है और t हमने टाइम माना है, तो 56 इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगर आप यहाँ से नहीं निकाल पा रहे तो पहले t की वैल्यू निकाल लीजिए, तो 8 सत्ते कितना आ गया 56 आ गया, यानी कि कितने टाइम तक, t की वैल्यू 7 आ गई। t हमने क्या माना था कि वो पैदल जो है t टाइम तक चलता है, पैदल वो कितना चलता है, पैदल वो टी टाइम तक चलता है, यानी कि 7 घंटे तक चला है। और उसकी स्पीड कितनी है, उसकी स्पीड है 8 किलोमीटर पर आवर, ये रही। तो 7 घंटे तक चलेगा 8 की स्पीड से, तो 8 सत्ते 56, फिर भी आपका यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आपसे ये पूछता कि वो साइकिल से कितनी दूरी तय करेगा, तो आप उसको भी यहाँ पर इजीली निकाल सकते थे। कैसे? 8 माइनस टी, ठीक है, 8 माइनस टी यानी कि 8 में से 7 गया 1 बचता, और इसकी
स्पीड कितनी थी, इसकी स्पीड थी आपकी 16, तो 16 किलोमीटर की दूरी वो क्या है, पैदल तय करेगा। तो 16 और 56 को अगर आप ऐड भी करेंगे दोनों को तो आपका 72 ही आ जाएगा। इस तरह से आपका यहाँ आंसर जो है वो भी वेरीफाई हो जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 आपका ये रहा। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा देखने में लेंदी है लेकिन बड़ा ही ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं। ई कैन बिल्ट ए वॉल अलोन इन 36 डेज। ए जो है एक दीवार को 36 घंटों में बना सकता है, 36 दिन में बना सकता है, सॉरी। बी उसको 60 दिन में बना सकता है, बी 60 दिन में बना सकता है, और सी उसको 72 दिनों में गिरा सकता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर माइनस लगा दिया है गिराने के लिए। सबसे पहला काम हमें क्या करना है, इनका एलसीएम ले लेना है और हमें यानी कि टोटल वर्क निकाल लेना है कि टोटल वर्क जो है वो कितना यूनिट है। तो 36, 72 और 60 का जब हम यहाँ पर एलसीएम लेते हैं तो वो आता है आपका 360। इस तरह से अगर देखा जाए तो इनकी जो कैपेसिटी है वो कितनी आ जाएगी, ए की कैपेसिटी आपकी 10 होगी, बी की कैपेसिटी आपकी 6 होगी, और सी की जो कैपेसिटी है वो आपकी यहाँ पर 5 हो जाएगी। ठीक है, यानी कि ये -5 होगी क्योंकि ये गिराने का काम कर रहा है। अब देखिए क्वेश्चन में आगे इसने क्या कहा है, आगे थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। उसने कहा है कि हालांकि ए अकेले 147 इस तरह से काम करता है, यानी एक दिन करेगा, दूसरे तीसरे दिन छोड़ देगा, फिर चौथे दिन करेगा, फिर पांचवा छठा दिन छोड़ देगा, फिर सातवें दिन करेगा। और बी जो है, बी आपका क्या करता है, बी दूसरे दिन करता है, फिर तीसरा चौथा छोड़ देता है और पांचवें दिन करता है। और सी जो है वो तीसरे दिन, यानी कि सीधा सीधा कहने का मतलब ये है, ए पहले दिन कर रहा है, बी दूसरे दिन कर रहा है, सी तीसरे दिन कर रहा है, फिर जो ए है वो आपका कौन से दिन कर रहा है, फिर वो चौथे दिन कर रहा है। ये देखिए, ए चौथे दिन फिर ये आ गया, और पांचवें दिन फिर आपका बी आ गया, छठे दिन फिर आपका सी आ गया। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि 3 दिन का जो है पहले निकाल लेते हैं, 3 दिन में कितना काम जो है हो जाएगा। देखिए, ए आपका 10 यूनिट वर्क करता है, बी जो है वो 6 यूनिट करता है, और सी जो है वो 5 यूनिट दीवार को गिरा देता है। 3 दिन में कितना काम यहाँ पर हुआ, तो देखिए 10 और 6 16, 16 में से 5 गए तो 11, यानी कि यहाँ पर हमने जो निकाला है 3 दिन का जो टोटल काम है वो कितना है, वो 11 यूनिट है। 3 दिन का काम कितना है आपका, 11 यूनिट है, यानी कि 3 दिन में वो 11 यूनिट ही काम कर पाएंगे। अब उसने कहा है कि यह पैटर्न तब तक जारी रहता है जब तक दीवार पूरी तरह से नहीं बन जाती, और जब दीवार पूरी बन जाती है तो फिर सी उस हिस्से को नहीं गिरा सकता है। यानी कि दीवार जैसे ही पूरी हो गई, ये बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है जैसे आपने एक क्वेश्चन पढ़ा होगा ना, बंदर वाला। बंदर जो है वो एक पोल पर चढ़ता है, तो 2 फुट ऊपर चढ़ता है, 1 फुट नीचे आ जाता है, कुछ ऐसा ही है ना। मतलब 3 फीट ऊपर जाता है तो 2 फीट नीचे आ जाता है, फिर 3 फीट ऊपर जाता है, फिर 2 फीट नीचे आ जाता है। तो वो कितनी बार में, कितनी छलांग में वो ऊपर पहुंच जाएगा, कुछ बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन ये है। उसी से रिलेट करके इसको यहाँ पर आप देखेंगे तो ईजिली हो जाएगा। अब यहाँ पर हमने निकाला कि 3 दिन में वो 11 यूनिट काम कर रहा है, हमें टोटल यूनिट 360 करना है। तो 360 तक पहुँचने के लिए हम यहाँ पर कितना मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए 32 आ जाएगा। 32 से हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 32 से जब यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 252 वर्क यूनिट हो गया। और दिन आपके कितने हो गए, 3 दूनी 6 और 3 3 9, 96 दिन में ये 252 यूनिट काम कर लेगा। लेकिन सॉरी 352 हो गए, 352 यूनिट काम कर लेगा, और काम है हमारा टोटल 360। तो हमें अभी 8 यूनिट काम और करना है। लेकिन अब समस्या यहाँ पर क्या है, अब देखिए ये 3 दिन का काम है, 3 दिन के हिसाब से, यानी कि सी के गिराने के बाद ये हमारा 96 बैठा है। अब उसके बाद ए काम करेगा, ए एक दिन में 10 काम करता है। ठीक है, एक दिन में ए कितना 10 काम करता है, अगर 10 काम करेगा तो ये 362 हो जाएगा, जबकि हमारा काम तो सिर्फ 360 ही है। तो 10 में से हमें सिर्फ 8 यूनिट ही काम यहाँ पर कराना है। ठीक है, 10 में से हमें कितना यूनिट काम कराना है, 8 यूनिट काम कराना है। तो हमें यहाँ पर 8 यूनिट, अब देखिए एक दिन में वो पूरा 10 यूनिट काम करता है। ठीक है, 10 यूनिट काम करता है, तो 8 यूनिट काम वो कितना करेगा, ये कितने में करेगा, तो 8/10 डेज में कर लेगा। कितना, 8/10 डेज में कर लेगा। तो 96 प्लस 8/10 आपका यहाँ पर सही आंसर आ जाएगा। तो 356 में 8 जोड़ेंगे 360 आ जाएगा, और यहाँ पर 96 में 8/10 जोड़ेंगे तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, इसको ये 2 से काट सकते हैं, 2 चौके 8, 2 पंजे 10। तो 96 4/5 जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आई होप कि क्वेश्चन आपको भी बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। जहाँ पर कहानी जो थी वो थोड़ी-सी बस यही थी कि 3 दिन का हमने निकाला, 3 दिन में उसने 11 काम किया, और यहाँ पर लास्ट में क्या था, 1 दिन का काम बचा था। मतलब काम जो है 8 यूनिट बचा था, ए जो है 1 दिन में 10 यूनिट काम करता है, लेकिन काम हमें सिर्फ 8 यूनिट ही कराना है, तो हम 10 करा ही नहीं सकते, यानी वो 1 दिन से पहले ही काम को पूरा कर लेगा, 1 दिन से पूरा ही काम कर लेगा। तो 8/10 यहाँ पर ये जो है जो एक्स्ट्रा टाइम है वो यहाँ पर लगेगा 96 के अलावा। तो 96 4/5 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। फाइंड द वैल्यू ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन। ये एक्सप्रेशन आपके सामने दिया है, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। 63 की पावर -13, 63 की पावर -13 डिवाइड 63 की पावर -1 इंटू 63 की पावर -13। तो देखिए पावर माइनस में होती है तो उसको हम 1 अपॉन करके लिखते हैं, आप ये जानते हैं, यानी कि 1/63 की पावर 13 हम इसे लिख सकते हैं। उसके बाद है डिवीजन, तो नीचे फिर से पावर माइनस में तो 1/63 से लिख सकते हैं। उसके बाद
मल्टीप्लिकेशन में फिर से ये पावर जो है ये माइनस में है तो इसको 1/63 लिख देंगे। अब ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है, मतलब सबसे नीचे वाली और ऊपर वाली की मल्टीप्लाई हो जाती है, ये ऊपर आ जाएगा 63, नीचे आएगा 63 की पावर 13 और फिर से इंटू में 1/63 की पावर ये कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा, ये 13 है। ऊपर एक 63 है, नीचे 63 की पावर 13 है, तो इससे एक कट जाएगा तो नीचे 60 सॉरी पावर जो है वो 12 बचेगी। तो टोटल 1/63 की पावर कितनी होगी? देखिए बेस सेम होता है तो पावर्स जो है ऐड हो जाती हैं। एक पावर 12 बची, एक पावर 13 है, तो कितना आ जाएगा आपका यहाँ पर 25 जो है वो करेक्ट आंसर होगा। और देखिए यहाँ पर क्योंकि अपॉन में आंसर नहीं है तो जैसे ही अपॉन नीचे पावर 25 है तो ऊपर आकर ये पावर जो है नेगेटिव हो जाएगी, यानी कि 63 की पावर -25 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। द रेडियस ऑफ ए बेस ऑफ राइट सर्कुलर कोन इज डबल्ड वाइल इट्स परपेंडिकुलर हाइट इज रिड्यूस्ड टू ए थर्ड। तो बताना है कि हाउ मेनी टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल वॉल्यूम विल बी वॉल्यूम ऑफ द न्यू कोन। तो जो ओरिजिनल वॉल्यूम है वो नए वॉल्यूम का कितना गुना यहाँ पर होगा। तो देखिए हम जानते हैं कि जो वॉल्यूम होता है कोन का वो क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, ये हो गया हमारा ओरिजिनल। अब इसने कहा है कि अगर रेडियस को डबल कर दिया जाए और हाइट को 1/3 कर दिया जाए यानी h/3 कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा। तो देखिए निकालते हैं 1/3 पाई 2r, आर की जगह 2r हो गया, h की जगह h/3 हुआ, ठीक है। अब देखिए 1/3 से 1/3 पाई से पाई यहाँ पर हमारा कट जाता है, आर स्क्वायर इंटू एच इज इक्वल टू 4r² इंटू h/3। अगर हम यहाँ पर इसको रेशो में ले तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर खत्म, एच से एच खत्म, तो 1/4/3 आपका यहाँ पर क्या है आंसर आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ओरिजिनल था वो आपका 1 था, तो जो न्यू होगा वो आपका 4/3 हो जाएगा, यानी कि इससे ज़्यादा हो जाएगा। और अगर इसकी मल्टीप्लाई कर दे तो यहाँ पर ये दूसरे तरीके से भी इसको रेशो में भी दे सकता था, तो रेशो आ जाएगा 3:4, यानी कि पहले का वॉल्यूम अगर 3 था तो दूसरे का वॉल्यूम 4 हो जाएगा, यानी उससे थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका यहाँ पर करेक्ट होगा 4/3। अगर रेशो में पूछा तो 3:4 हो जाता, और मतलब ओरिजिनल का और नए वाले का जो रेशो पूछा है मतलब टाइम्स पूछा है तो 4/3 टाइम्स ये आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपका ये रहा, द सम ऑफ दी फर्स्ट 9 प्राइम नंबर्स। फर्स्ट 9 प्राइम नंबर्स का सम आपको बताना है। तो प्राइम नंबर जो है आपके 2 से स्टार्ट होते हैं और 2 जो है वो सबसे छोटा प्राइम नंबर है और एकमात्र आपका इवन प्राइम नंबर है, एकमात्र जो है सम अभाज्य संख्या है। 2 से आया 3, 3 के बाद फिर 5 आता है, फिर आपका 7 आता है, फिर आपका 11 आता है, 13 आता है, फिर आपका 17 है, उसके बाद 19 है, 19 के बाद 21 और 21 के बाद 23। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आपके 10 अभाज्य संख्या यहाँ पर हो चुकी हैं। इनका हमें क्या है सम बताना है। तो सम देखिए यहाँ पर कर लेते हैं, 2 और 3 5 और 5 ये आपका 10 हो गया। उसके बाद 13 और 7 आपका 20 हो गया। 11 और 19, 11 और 19 आपका कितना हो गया, 11 और 19 आपके यहाँ पर 30 हो गया। 17 और 11 और 19 आपका ये हो गया। उसके बाद ये 2 3 4 2 3 5 5 10 10 और 7 3 10 ये 20 हुआ। 11 और 19 आपका 30 हुआ, 30 हुआ। उसके बाद 17 और 21 सॉरी 17 और 23 की अगर हम यहाँ पर बात करें तो 17 और 23 आपका यहाँ पर कितना हो जाता है 40 हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद 21 आपका प्राइम नंबर नहीं होता है, ठीक है, 21 आपका प्राइम नंबर नहीं है, 21 आपका प्राइम नंबर नहीं है। तो प्राइम नंबर आपका क्या हो जाएगा 2 3 5 7 9 भी नहीं है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, 21 है और उसके बाद आपका कितना है 21 नहीं है, 11 13 17 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अच्छा 9 का ही इसने पूछा है, 10 का नहीं पूछा है, 9 का ही इसने पूछा है, 9 का ही पूछा है, तो ये आपके 9 यहाँ पर हो जाते हैं। तो देखिए अब इनको यहाँ पर ऐड कर लेते हैं, 40 ये हुआ, 30 ये हुआ, 70 70 और 20 हुआ आपका 90 90 और 10 आपका 100। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर करेक्ट हो गया। मुझे लगा कि इसने 10 प्राइम नंबर्स का सम पूछा है, ये मैं थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया, तो इसलिए यहाँ पर 9 ही हमको ऐड करने हैं। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो आपका यहाँ पर क्या होगा, आंसर आपका सीधा सीधा 100 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपका ये रहा, एक डिसऑनेस्ट मिल्कमैन की बात यहाँ पर हो रही है। अ डिसऑनेस्ट मिल्कमैन प्रोफेस टू सेल हिज मिल्क एट कॉस्ट प्राइस। वो मतलब कहता है कि बेचने का दावा करता है सीपी पर, हालांकि वह इसे पानी के साथ मिलाता है जिससे उसे 20% का लाभ होता है। तो मिश्रण में पानी का प्रतिशत क्या होगा ये आपको बताना है। तो देखिए इसको हम परसेंटेज से करेंगे, 20% का लाभ वो बता रहा है, यानी कि 1/5, 20% का मतलब होता है 1/5, यानी कि 5 पर वो 1 का लाभ यहाँ पर कमा लेता है। तो कितना लाभ कमा रहा है, 1 का लाभ कमा रहा है। अब देखिए
इसमें है कि मिश्रण में पानी का प्रतिशत क्या होगा, मिश्रण में पानी का प्रतिशत क्या होगा। तो देखिए 1 का लाभ कमाया उसने और टोटल, अब देखिए उसमें 1 पानी है और 5 दूध है, ठीक है, यानी कि 5:1 है मिल्क और वाटर का जो रेशो है। तो 5 मिल्क है और 1 क्या है, 1 आप सॉरी 5 मिल्क है और 1 वाटर है। तो वाटर का हमें क्या बताना है, मिश्रण में पानी का प्रतिशत पूछा है, तो पानी हमारा 1 है और टोटल में, टोटल कितना है 5 और 1 6, तो परसेंटेज के लिए 100, तो कितना आ जाएगा 16.67 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन आंसर नंबर जो फर्स्ट है वो आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ए एंड बी टुगेदर वर्क कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 21 डेज। तो इसने कहा है ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को 21 दिन में कर रहे हैं, ठीक है। अब ये कह रहा है कि बी अलोन बी अकेला 24 दिन में कर सकता है। बी अकेला कितना 24 दिन में कर सकता है, तो बताइए ए अकेला उसको कितने दिन में कर लेगा। सबसे पहला काम है कि इनका एलसीएम लो। एलसीएम जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा आपका 21 और 24 का आ जाएगा 168, ठीक है। 21 से इसको यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो ये आपका कितनी बार जाएगा 21 अट्ठे 168 और 24 से अगर करेंगे तो 24 सत्ते 168 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, ए और बी की जो एफिशिएंसी है, ए और बी की जो कार्य क्षमता है वो 8 यूनिट काम करने की है और बी अकेले की जो एफिशिएंसी है, बी अकेले की जो एफिशिएंसी है वो आपकी 7 है। इसका मतलब क्या हुआ, बी की अगर 7 है, दोनों की अगर 8 है, तो ए की कितनी हो जाएगी, ए की आपकी 8 में से 7 के 1 हो जाएगी। ए की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी ए, यानी कि ए जो है एक दिन में वो सिर्फ एक ही काम करता है, 1 यूनिट काम करता है। टोटल काम हमारा 168 है, टोटल काम 168 है, तो 1 यूनिट के हिसाब से ए को कितना टाइम लगेगा, 168 दिन ही यहाँ पर लग जाएंगे। 168 दिन का समय इसको लगेगा। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, द मार्क प्राइस ऑफ वॉच इज 2800। अमन bought the watch for 2000 after getting 2 successive rates of discount, the first of which was 20%। सेकेंड तो दूसरा वाला अकाउंट जो डिस्काउंट है वो क्या होगा ये बताना है। एक घड़ी का अंकित मूल्य जो है वो 2800 था, कितना था 2800, ठीक है। अमन ने घड़ी को 2000 में खरीदा, 2 लगातार छूट उसको मिली, एक मिली 20% की, तो 20% की छूट का मतलब क्या है कि 80/100, जैसा कि आप जानते हैं जितनी छूट होती है उसको 100 में से माइनस करते हैं डिवाइडेड बाय 100। अब कहता है कि दूसरी छूट क्या थी, दूसरी छूट उसने क्या दी, यानी कि 100 में से हम x% छूट मान लेते हैं तो 100 माइनस एक्स, जैसे ये हमने 100 माइनस 20 किया 80 आया, 100 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। तो ये जो ये क्या आया हमारा, ये 2000 आया, ठीक है 2000 आया। अब बस इसको हमें सॉल्व करना है, तो सॉल्व यहाँ पर करेंगे कैसे, 2 जीरो से 2 जीरो हमने इसकी काट दी, ठीक है। 80 से 1 जीरो इसकी कटी। अब यहाँ पर क्या बचा, अब यहाँ पर हमारे पास क्या बचा, देखिए 2 से काट लेते हैं, ये आया 5 बार, ये आपका 4 बार कटेगा, 4 से इसको काटेंगे, 4 पंजे 20, 500 आया, ठीक है 500 ये हमारे यहाँ पर आ चुका है। और अब देखिए ये 5 नीचे है तो ये ऊपर ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा और ये 28 यहाँ मल्टीप्लाई में है तो ये आपका डिवाइड में आ जाएगा। तो हमारी जो इक्वेशन बनेगी, इक्वेशन क्या बनेगी, 100 माइनस एक्स इज इक्वल टू 500 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 28, ये हमारी जो है इक्वेशन यहाँ पर बन जाएगी। अब देखिए x ये माइनस है, इधर आके प्लस हो जाएगा और ये इधर आकर आपका माइनस हो जाएगा। तो देखिए इसको कैसे लिखेंगे हम, 100 माइनस, देखिए 5 पूरे 25 तो ये हो जाएगा 2500 डिवाइडेड बाई 28, ठीक है। तो ये किसकी वैल्यू है हमारी, ये हमारी x की वैल्यू आ गई। तो देखिए ये 2800 हो जाएगा, ठीक है 2800 में से 25 को हम 25 जाएंगे तो हमारा 300 बचेगा। तो x की जो वैल्यू हमारे यहाँ पर आ जाएगी वो आ जाएगी 300 डिवाइडेड बाई 28, ठीक है। अब देखिए 28 दाई 280 होता है, तो 10 बार तो ये पूरा पूरा चला जाएगा क्योंकि ये 300 है, 10 बार तो ये पूरा पूरा चला जाएगा। लेकिन अगर 11 की मल्टीप्लाई करें तो 11 अट्ठे 88 और 11 दूनी 22 और 8 तो 308 बनता है, यानी कि ये 11 बार नहीं जाएगा, 11 से कम और 10 से ज़्यादा जो भी ऑप्शन होगा वही हमारा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 2 देखिए 10.71% है, यही हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। यानी जो दूसरी छूट थी, दूसरा जो डिस्काउंट था वो 10.71% का था, तब 2800 की घड़ी जो है वो 2000 में उसको पड़ी थी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा, अ मैन वॉक फ्रॉम पॉइंट एक्स टू वाई एट 40 किलोमीटर पर आवर बट कम्स बैक फ्रॉम वाई टू एक्स एट 50। तो बताइए कि उसकी एवरेज स्पीड क्या थी। तो बहुत ही ईजी, 2ab अपॉन a प्लस बी, 2 इंटू 40 इंटू 50 डिवाइडेड बाई 90, इन दोनों का सम 40 और 50 का क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा। 0 से 0 आपकी कट जाती है, 4 दूनी 8 पंजे 40, 40/9, 40/9 आया, 4 पंजे 20 नहीं, 4 पंजे 20, 20 दूनी 40, तो आपको 400/9 आएगा। तो अब इसको हम यहाँ पर काट लेंगे, कितना आ जाएगा 9 चौक 36, फिर 40 बजेगा 9 चौक 36, तो 44.44 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाएगा। चलते क्वेश्चन नंबर 10 पर और मैथमेटिक्स का लास्ट क्वेश्चन, अ सम ऑफ 773,300, ठीक है, इज डिपॉजिटेड एट एन इंटरेस्ट ऑफ 7% पर एनम फॉर 2 ईयर्स, व्हाट इज द डिफरेंस
between the compound interest compounded annually and the simple interest फॉर द सेम पीरियड। तो हमने आपको फॉर्मूला बता रखा है 2 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का जो डिफरेंस होता है, तो डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, पी आर बाई 100 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो पी हमारा कितना है, पी हमारा है 73,300, आर हमारा है 7 डिवाइडेड बाई 100 का स्क्वायर। ठीक है, डिफरेंस हमें बताना है, तो डिफरेंस यहाँ से निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, तो देखिए 73300 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 100 ठीक है, 2 जीरो से ये 2 जीरो हमारी कट जाती है। अब इनकी हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो आंसर हमारा आ जाएगा क्या, 733 इंटू 49 डिवाइडेड बाई 100। ये हमारा क्या होगा, जो भी आंसर आएगा वो हमारा यहाँ पर सही होगा। तो देखिए इसकी जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है हमारा 359.17। ठीक है, कितना आता है, 359.17 आता है। तो इसको जब हम राउंड ऑफ करेंगे तो राउंड ऑफ करने पर ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 359.2। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपके मैथमेटिक्स के 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन इंग्लिश लैंग्वेज पर। इंग्लिश लैंग्वेज के भी आपको यहाँ पर 10 क्वेश्चन करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट क्वेश्चन टैग आपको बताना है। यू हैव कंप्लीटेड, हैव आ गया है तो डेफिनेटली क्या है, हैव वाला ही आपका आंसर हो जाएगा। तो वैसे भी पॉजिटिव है तो नेगेटिव आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। हैवंट यू इसका यहाँ पर सही क्वेश्चन टैग होगा। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने रहा, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। हर इंटरप्रिटेशन ऑफ द डेटा वाज डैश एक्यूरेट कंपेयर्ड टू द इनिशियल एनालिसिस। लेसर, द लीस्ट, लेस या फिर लीस्ट। तो लीस्ट क्या होता है आपका, लीस्ट होती है आपकी सुपरलेटिव डिग्री। तो सुपरलेटिव डिग्री तो यहाँ पर यूज नहीं होगी, वो करेगी हर इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा वाज लेस एक्यूरेट या लेसर एक्यूरेट। अब इन दोनों में कंफ्यूजन होता है। देखिए एक्यूरेट कंपेयर टू द इनिशियल एनालिसिस, तो ये वैसे तो यहाँ पर कंपैरिजन हो रहा है, लेकिन यहाँ पर कंपैरिजन के लिए हम लेसर का यूज नहीं करते हैं, लेस का यूज करते हैं। लेस एक्यूरेट कंपेयर टू द इनिशियल एनालिसिस, ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेसर का यूज हम किसी वर्चू या कोई जो गुण होता है ना उसके कंपेरिजन के लिए करते हैं, तो इसलिए यहाँ पर आंसर आपका लेस सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने ये रहा, यहाँ पर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है आपको। फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, पब्लिक स्पीकिंग का फियर जो होता है उसको क्या कहते हैं, एगोराफोबिया। एगोराफोबिया किसको कहते हैं, ये हमने आपको पहले ही बता रखा है। ये कहते हैं जो आपके ओपन स्पेसेस होते हैं या फिर ऐसे स्पेसेस जहाँ से निकलना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो, भीड़ भाड़ वाली एरिया, तो उसको कहते हैं एगोराफोबिया। ठीक है, तो पब्लिक स्पीकिंग तो नहीं होगा। ग्लोसोफोबिया जो होता है वो आपका फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग होता है, यानी कि सार्वजनिक स्थलों पर बोलने का जो फोबिया है उसको ग्लोसोफोबिया कहते हैं। अरेक्नोफोबिया की हमने आपको पहले ही बताया था, ये होता है जो आपकी स्पाइडर का जो फियर होता है, स्पाइडर मकड़ी से जिसको डर लगता है। और जीनोफोबिया क्या होता है, जीनोफोबिया जो स्ट्रेंज या फिर जो फॉरेनर्स होते हैं उनसे जो फोबिया होता है, उनसे जो डर होता है, अजनबी या जो विदेशी लोगों से डर होता है। ठीक है, स्ट्रेंज या फिर फॉरेनर्स से जो फोबिया होता है उसको जीनोफोबिया कहते हैं। आंसर यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 होगा, ग्लोसोफोबिया यानी फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पर आइए, वन ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स इन द गिवन सेंटेंस इज स्पेल्ड इनकरेक्टली। तो आपको बताना है कि वो इनकरेक्टली स्पेल्ड आउट कौन सा है। द ऑकरेंस, ऑकरेंस यहाँ पर एकदम सही लिखा हुआ है। ठीक है, सेरेंडिपिटियस जो है वो यहाँ पर आपका मिस्टेकन है। ठीक है, वो क्या मिस्टेकन है, वो यहाँ पर देखिए लास्ट में TIOUS जो लिखा है ये आपका सिर्फ TOUS होता है, यहाँ पर आई जबरदस्ती लगाया गया है, आई यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, तो इसका मीनिंग जो होता है, मीनिंग होता है इसका जो सडन प्रॉफिट हो जाए, किसी को अचानक से एक लाभ ही लाभ होने लगे, तो वो उसको कहते हैं सेरेंडिपिटुअस। यहाँ पर जो ऑप्शन है आपका थर्ड वाला वो करेक्ट हो जाएगा। और चेस्टेटेड या ऑर्केस्ट्रेटेड जो होता है उसको क्या कहते हैं, जो किसी चीज़ को मतलब सही से ऑर्गेनाइज करना। ठीक है, किसी चीज़ को टू प्लान और ऑर्गेनाइज समथिंग केयरफुली, किसी चीज़ को केयरफुली ऑर्गेनाइज करना या प्लान बनाना वो होता है। बिलीव आप जानते हैं, अकरेंस भी आप जानते हैं। ऑप्शन जो होगा वो आपका यहाँ पर करेक्ट ये होगा, क्योंकि यहाँ पर ये रॉन्ग स्पेल्ड है, इनकरेक्टली स्पेल्ड है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आइए। क्वेश्चन नंबर 5 है, आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन अ ग्रामेटिकल एरर। जिसमें ग्रामेटिकल एरर, द ग्रुप ऑफ स्टूडेंट वर सिटिंग इन द लाइब्रेरी व्हेन द फायर अलार्म वेंट ऑफ। द ग्रुप ऑफ स्टूडेंट में गलती है, वर सिटिंग में या लाइब्रेरी या तो यहाँ पर ये किस में गलती है, तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है, देखिए स्टूडेंट्स आ रहा है तो वर भी सही है, ये ऐसा बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे, लेकिन ये गलत है। क्यों गलत है, यहाँ पर बात हो रही है एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट की, यानी ये जो द ग्रुप ऑफ स्टूडेंट है ये सिर्फ यहाँ पर एक चीज़ है, एक ग्रुप की बात हो रही है, तो फिर यहाँ पर क्या है, इसको सिंगुलर की तरह ट्रीट किया जाएगा। तो ग्रुप ऑफ स्टूडेंट जो है वो एक है, वो सिंगुलर है, तो यहाँ पर वर ना करके आपका वॉज आएगा। ठीक है, तो गलती यहाँ पर कहाँ है, सेकेंड वाले में, यहाँ पर वर ना करके आपका क्या आएगा, वॉज सिटिंग इन द लाइब्रेरी व्हेन द फायर अलार्म वेंट ऑफ। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6,
Select the most appropriate option to fill in the blank. The authorities have decided to dash the old building as it is no longer safe for habitation. Habitation कहते हैं रहन सहन के लिए, यानी कि अथॉरिटी ने डिसाइड किया कि ओल्ड बिल्डिंग को क्या किया जाए, क्या ओल्ड बिल्डिंग को डैश किया जाए, क्योंकि ये अब रहने के लायक सुरक्षित जगह नहीं बची थी। तो इसको रिनोवेट किया जाए, यानी इसका पुनर्निर्माण किया जाए, या इसको डिमोलिश किया जाए, या फ्लोरिश किया जाए, या फिर चेरिश किया जाए। रिनोवेट का मतलब होता है इसका नवीनीकरण, यानी कि जैसे थोड़ी बहुत टूट-फूट हो जाती है तो उसको दोबारा से ठीक करा दिया जाए। लेकिन इसने यहाँ पर क्या कहा है कि ओल्ड बिल्डिंग थी जो वो रहने के लायक थी ही नहीं, तो उसको रेनोवेट करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। फ्लोरिश की अगर बात करें तो फ्लोरिश का मतलब होता है समृद्ध होना, किसी चीज़ को ग्रो करना, तो ग्रो यहाँ पर नहीं हो सकता है। चेरिश का मतलब भी आपको क्या आता है कि किसी चीज़ को मतलब प्यार करना या संजो कर रखना, हिंदी में कह सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, जो ज़्यादा खराब बिल्डिंग हो चुकी है, जो रहने के लायक नहीं है, उसको डिमोलिश ही करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। चूज़ द वर्ड दैट इज़ मोस्ट नियरली अपोजिट, अपोजिट बताना है ऑफ द वर्ड एडवर्सिटी। एडवर्सिटी का मतलब हमने आपको बताया था ये एक नेगेटिव वर्ड होता है, ठीक है। एडवर्स, एडवर्स का मतलब होता है किसी को नापसंद करना, डिसलाइक करना, ठीक है। तो एडवर्सिटी मतलब कि एडवर्सिटी का मतलब हो जाएगा किसी की कोई आपदा या कोई जो मिसफॉर्चून है या डिफिकल्टी है, उसके लिए ये आपका यूज़ होता है। तो मिसफॉर्चून तो इसका सिनोनिम हो जाएगा। कैलामिटी भी किसको कहते हैं, जो मतलब जो आपदा होती है उसको कहते हैं, और हार्डशिप भी इसका सिनोनिम हो जाएगा। एक ही वर्ड बचा है आपका प्रोस्पेरिटी। प्रोस्पेरिटी का मतलब होता है संपदा, यानी फलना फूलना, उन्नति करना एक तरह से, ठीक है। सक्सेसफुल होना, संपन्नता, प्रोस्पेरिटी को कहते हैं। तो ये इसका सही एंटोनिम हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट इडियम दैट फिट द अंडरलाइन मीनिंग। अंडरलाइन मीनिंग क्या है, टू स्टार्ट ए कन्वर्सेशन एंड मेक एवरीवन फील मोर रिलैक्स्ड। देखिए ये हमने कल के भी आपको प्रैक्टिस सेट में बताया था कि जैसे मान लीजिए कोई ग्रुप बैठा है, सब चुप बैठे हैं और एक ने बात शुरू कर दी, तो उसको कहते हैं ब्रेक द आइस, ठीक है। ब्रेक द आइस, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। बर्न द मिडनाइट ऑयल का मतलब होता है रात रात भर जाकर कड़ी मेहनत करना, कड़ा परिश्रम करना अपनी पढ़ाई के लिए। क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, यानी कि जो बीती हुई बात है उस पर पछतावा करना, क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क कहते हैं। बीट अराउंड द बश भी हमने बताया था कि पॉइंट पर ना रहकर इधर उधर घुमा फिरा कर बात करना, उसको कहते हैं बीट अराउंड द बश, यानी जो पॉइंट है उसकी बात ना करके और सारी इधर उधर की बात कर लेना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच द बेस्ट सब्स्टिट्यूट द फ्रेज अ पर्सन हु नोज मेनी लैंग्वेजेस। एक पर्सन ऐसा जो बहुत सारी लैंग्वेजेस को जानता है, पॉलीगॉट, पायलट, फिलेंथ्रोपिस्ट या फिर प्लेगियरिस्ट, उसको कहते हैं पॉलीगॉट। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। पायलट क्या होता है आपका, जो विमान चलाता है, और फिलेंथ्रोपिस्ट होता है जो जो ह्यूमन काइंड से लव करता है, हु लव्स ह्यूमन काइंड, ठीक है। और प्लेगियरिस्ट की अगर बात करें तो प्लेगियरिस्ट कहते हैं किसी की थॉट को या किसी के साहित्य को चुरा लेना, मतलब उसकी चीज़ को यूज़ करके अपना बता देना, दूसरे की चीज़ को यूज़ करना और फिर ये बता देना कि ये मैंने ही किया है, इसको उनको प्लेगियरिस्ट कहते हैं। आंसर यहाँ पर फर्स्ट वाला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, 10 आपका है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। ही हैज़ बीन लिविंग इन दिस सिटी 2012, देखिए पॉइंट ऑफ टाइम दिया है, ये पीरियड ऑफ टाइम नहीं है, तो यहाँ पर आपका सिंस आएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हिंदी का क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। निम्नलिखित खंड को सही क्रम में लिखना है। किसी पहाड़ पर स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं वे किसी पहाड़ पर स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं, ये सही लग रहा है। स्वास्थ्य पर लाभ गलत हो जाएगा। वे पहाड़ किसी, वे स्वास्थ्य किसी, तो पहला वाला आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। निम्नलिखित विकल्पों में से काठ मार जाना, चौकन्ना होना, हथप्रभ होना, लकड़ी बनाना बन जाना या फिर निपट मूर्ख, तो दूसरे का जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, हथप्रभ रह जाना या स्तब्ध रह जाना या अवाक रह जाना। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, वृद्धों डैश परेशान मत करो, तो सीधा सीधा कहा जाएगा वृद्धों को परेशान मत करो। तो ये आपका यहाँ पर कौन सा कारक है, ये आपका कर्म कारक यहाँ पर है, ठीक है। को आपका सही ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। निम्नलिखित में सटीक और शुद्ध वाक्य को पहचाना है। दादाजी की बीमारी चिंतनीय है। आप लोग अपनी अपनी रजाई ले लीजिए, तो अपनी भी आप लोग, बहुत सारे लोगों की बात हो रही है तो रजाइयाँ आएगा। उसके प्राण खत्म हो गए, प्राण खत्म नहीं होते, प्राण प्राण पखेरु या तो उड़ते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर सही नहीं होगा। मुझे भारी दुख नहीं हुआ, मुझे बहुत दुख हुआ, तो दादाजी की बीमारी चिंतनीय है, ये यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें। महाविद्यालय डैश पास जिला अधिकारी कार्यालय है, तो महाविद्यालय के पास आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। उसके बाद आता है आपका पैराग्राफ। तो पैराग्राफ पढ़ने से पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। किसान अपनी झोपड़ी में आनंद मगन कम होता है। दूसरा प्रश्न देखते हैं, गद्यांश का शीर्षक बताना है। तीसरा है अलौकिक आनंद का अर्थ क्या है। चौथा है विद्यार्थी खेलने में पूरा आनंद उठाते हैं जब, ये इसमें पढ़कर आपको पता लगेगा। हमारे मन को आनंद मिलता है कब, ठीक है। तो फटाफट से अब इसको पढ़ लेते हैं और देखते हैं कि इनके आंसर जो है वो क्या होंगे। जब हम परिश्रम से अपने कर्तव्य का पालन करते हैं तो हमारे मन को अलौकिक आनंद मिलता है, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हमें मिल चुका है।
अंतःकरण का सारा कलुष धुल जाता है और पूर्ण संतोष का अनुभव होता है। ऐसे व्यक्ति को धर्म के बाह्याचारों के अनुसरण की आवश्यकता नहीं होती। उसका परिश्रम इसकी पूजा है, नमाज है, गंगा स्नान है। ना वह मंदिर में जाता है, ना गिरजे में जाता है, ना उसे मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ने की लालसा रहती है और ना ही वह अपने धर्म को जानने के लिए प्रयत्नशील होता है। हम उस किसान को देखें जो दिन भर परिश्रम से अपने खेत जोतता है और सायंकाल अपनी झोपड़ी में आकर आनंद मगन कोई ग्राम गीत आलापता है। ठीक है, उस समय उसके स्वर में उस स्वर्गीय संगीत की सृष्टि होती है, जिसमें नारद की वीणा, शंकर के डमरू लीला, लीला पुरुषोत्तम कृष्ण की वंशी का नाद सुनाई देता है। जब कोई विद्यार्थी दिन भर परिश्रम से अध्ययन करता है, तब वह सायंकाल खेलने में भरपूर आनंद का अनुभव करता है। यदि हम अपने कार्य में ईमानदारी से श्रम नहीं करते, तो हमारे मन में एक प्रकार का भय समाया रहता है। कभी-कभी तो हम ग्लानि का अनुभव भी करते हैं। तो देखिए, सारे प्रश्नों के उत्तर आपको यहाँ पर मिल चुके हैं। पहला प्रश्न है, किसान अपनी झोपड़ी में आनंद मगन कब होता है? जब ग्राम गीत गाता है, जब दिन भर खेत जोत कर लौटता है। तो ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 देखिए, गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या है? ठीक है, कर्तव्य पालन। लास्ट की लाइन में कर्तव्य पालन से रिलेटेड बात आई थी, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा फोकस जो है वो परिश्रम पर किया है। तो परिश्रम का जो महत्व है, तभी आपको परिश्रम करेंगे तो सुख की अनुभूति होगी, आनंद आएगा। सारी चीज़ें परिश्रम से रिलेटेड यहाँ पर थी, तो ऑप्शन 2 सही होगा। प्रश्न नंबर 8 देखिए, अलौकिक आनंद का अर्थ क्या है? अलौकिक आनंद का अनोखा आनंद, इसमें लोक का आनंद, इस लोक का आनंद, परलोक का आनंद या फिर मन का आनंद। तो 8वें का जो आपका सही आंसर हो जाएगा अनोखा आनंद, इसका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 देखिए, प्रश्न नंबर 9 है, विद्यार्थी खेलने में पूरा आनंद उठाते हैं जब दोस्तों के साथ खेला जाए, दिन में परिश्रम से अध्ययन किया जाए। ये भी हमें पैराग्राफ में देखने को मिला था। प्रश्न नंबर 10 और इस हिंदी का लास्ट क्वेश्चन, हमारे मन को आनंद मिलता है कब? कर्तव्य पालन से, परिश्रम करते हुए कर्तव्य पालन से। बेस्ट आंसर ये होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से हिंदी के 10 क्वेश्चन और इस प्रैक्टिस सेट के टोटल 50 क्वेश्चंस को हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।